your tutor from ADC Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to discuss the module number 1 of Bioinformatics 1, which is really important for your AKTU examination, as well as from the point of the bioinformatics it is also important. So let's look all the topic which are mentioned in your syllabus. So let's start the discussion. So ये जो है हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स फर्स्ट का जो है ये मॉड्यूल नंबर 1 है. सो हम लोग जो है इसको पूरी तरीके से कवर करेंगे इसी वीडियो में और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स मूव अहेड विद द डिस्कशन. So here, first of all, I want to tell you what is bioinformatics. So first and the foremost thing which you need to know about the bioinformatics is what is the bioinformatics. So bioinformatics क्या होता है? So introduction to the bioinformatics. So bioinformatics जो होता है ये एक interdisciplinary field होता है जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स जो है इंक्लूडेड रहते हैं. इट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो होता है एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होता है. मतलब एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें कौन कौन से और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. सो इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस प्लस मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक, इन तीनों चारों चीज़ों का जो है ये मिक्सचर होता है. इट मीन्स इफ़ यू आर स्टडिंग अबाउट द बायोइन्फॉर्मेटिक्स देन यू विल have to study about the molecular biology, computer science, mathematics and statistics. So इन सबको मिला करके हमारा जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स बना है. So I hope the introduction to the bioinformatics is clear to you, and now I am going to give you a definition of the bioinformatics. So bioinformatics is like a marriage between the molecular biology and the computer science. So bioinformatics क्या होता है, इसमें हम लोग molecular biology के बारे में पढ़ते हैं बट इन सिलिको टेक्निक के थ्रू. मतलब कि आप लोग लैब में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते होंगे तो उस चीज़ को हम लोग क्या जो है वेट लैब कह देते हैं. अगर वही सारी चीज़ें अगर हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर परफॉर्म करें और वहाँ पर हमें वही सेम रिज़ल्ट, थोड़े बहुत डेटा का वेरिएशन हो सकता है, अगर वो रिज़ल्ट हमें किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन पर मिले तो उस चीज़ को हम लोग जो है इन सिलिको टेक्नोलॉजी कहते हैं. एंड आजकल के ज़माने में अगर बात करें सो इन सिलिको टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो रही है. क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल एक्सपेरिमेंट की बात करें, अगर लैब में परफॉर्म करना है, बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट यू ऑल नो दैट कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ इसमें आपको बहुत सारे केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड केमिकल्स जो होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं. और कॉस्टली होने के साथ ही साथ आपको जो है मतलब यहाँ पे एक सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है सो दैट रिएक्शन कैन हैपन. सो एक सूटेबल इन्वायरमेंट को मैनेज करना इज़ लाइक अ डिफ़िकल्ट टास्क टू परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन अंडर द लेबोरेटरी. So all this difficulty comes under the wet lab when you are performing your experiment inside a laboratory. But if you are performing all these reactions like अगर let's suppose for an example, if I am taking a example, so मान लेते हैं आपको एक जो है दवा बनानी है. so let's suppose कोई आप जो है ड्रग मेडिसिन बना रहे हो एंड यू वांट टू ट्राई बोथ. सो एक जगह मैं कर लेती हूँ कि एक जो हम लोग लैब वाली टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर ले रहे हैं और एक जगह हम लोग जो है इन सिलिको टेक्निक यूज़ कर ले रहे हैं. सो इन दोनों में अगर देखें तो फ़ायदा और नुकसान की बात करते हैं. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लैब वाले में क्या होगा. सो इसमें भी एडवांटेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ख़राब है, क्योंकि फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम वी आर यूजिंग द लैब टेक्निक ओनली. सो इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल बट
होता है ना कि कोई चीज़ अच्छी है लेकिन उससे कोई और चीज़ अच्छी आ जाती है, देन वी आर गोइंग टू प्रेफर दैट थिंग। सो इस टाइप से अगर बात करें, सो लैब में बस यही है कि ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा कॉस्टली होता है, एक सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होगा, देन यू कैन परफॉर्म योर एक्सपेरिमेंट। बट इन सिलिको में क्या है, आपको जो है कुछ ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर में आपको चीज़ों को इंसर्ट करने आना चाहिए। इट मीन्स वॉट एवर द प्रोसीजर आज given, you have to follow that procedure so that you can build a new drug, and after that ड्रग का फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर डेटा के थ्रू हो गया। अब उस ड्रग को आप जो है जा करके डायरेक्टली लैब में बना लो, सो दैट जो इतना एक्सपेरिमेंट जैसे 100 बार ट्राई करके हम लोग एक ड्रग को अप्रूव कर पाते हैं, वो प्रोसेस जो है यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे हमें डायरेक्ट ड्रग का वो मिल जाएगा फॉर्मूला, जिसको हम लोग डायरेक्टली जा करके लैब में बना सकते हैं, एंड देन वी कैन परफॉर्म द एनिमल ट्रायल एज वेल एज द ह्यूमन ट्रायल। एंड अगर दवा ठीक बनी है, देन यू कैन गो फॉर द FDA अप्रूवल, एंड देन यू कैन commercialize your medicine into the market. So these steps are being used in the case of in silico technology. So in silico technology के advantages की बात करूँ मैं, तो इसमें क्या होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा ये है कि मतलब पैसे भी काफ़ी कॉस्टली बहुत कम ही होता है ये, एंड इसको जो है ईज़िली परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग दी सॉफ्टवेयर। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ बीइंग इमर्स्ड डे बाय डे अ लॉट इन whole country as well as I'll say throughout the world also. So this is the introduction to the bioinformatics. I am teaching you on the perspective of your examination. So let's move ahead. So यहाँ पे है हमारा बेसिक्स ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, नीड एंड द इमर्जेंस ऑफ द फील्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो ऐसी कौन सी आपदा आ पड़ी थी कि आपको जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इमर्जेंस करना पड़ा, मतलब कि ये कैसे इमर्ज हुई, उन सारी रीजन्स को अब हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट रीज़न है यहाँ पे द मैरिज बिटवीन द कंप्यूटर साइंस एंड द मोलिकुलर बायोलॉजी इज कॉल्ड द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता है, ये जो है मैरिज होता है कंप्यूटर साइंस और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बीच में, जो है ये एक मैरिज की तरह होता है, एंड इसको ही हम लोग जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि एल्गोरिदम एंड द टेक्निक ऑफ द कंप्यूटर साइंस आर बीइंग यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस बाय द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा बात कि अरे यार ये मैरिज क्या होता है, इसमें कहाँ से मैरिज का कॉन्सेप्ट आ गया। सो फॉर दिस मैं आपको समझा रही हूँ कि जो एल्गोरिदम और टेक्निक्स होती हैं कंप्यूटर साइंस की, उनका यूज़ करके हम लोग जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट अ मैरिज बिटवीन द कंप्यूटर साइंस एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इसको हम लोग मैरिज बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर साइंस की जो है टेक्निक्स एंड टूल को यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक्स एंड टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। एंड इन केस ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, जो हमारा मोलिकुलर बायोलॉजी में आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के लिए हम लोग जो है इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड इस होल प्रोसेस को हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट like a interlink between the computer science and the molecular biology. फिर है हमारा द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्लाइड टू द मैनेजमेंट एंड द एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजिकल डेटा। सो ये एक तरीके का आईटी होता है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसको अप्लाई करके हम लोग जो बायोलॉजिकल डेटा होता है उसको मैनेज करने का, उसको कंट्रोल करने का, एज वेल एज एनालिसिस करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद है हमारा स्टोरेज एंड द एनालिसिस आर टू ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन बायोइन्फॉर्मेटिक्स बिल्ड टूल्स फॉर इच। सो स्टोरेज और एनालिसिस दो जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सो मतलब किसी भी चीज़ का अगर देखें, सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा स्टोरेज एंड द सेकेंड वन इज़ लाइक एनालिसिस। सो स्टोरेज ऑफ डेटा, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड कोई डेटा है तो उसको स्टोर करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया। एंड उस डेटा को एनालाइज करना कि मतलब बहुत सारे डेटा होंगे कि कौन सी दवा, कौन सा फार्मूला जो है, लेट्स सपोज कैंसर के लिए कौन सी दवा बेनिफिशियल है, कौन सी दवा नहीं बेनिफिशियल है, कौन कौन सी दवा ऐसी होती हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो होती है ज़्यादा अच्छी होती है टू टैकल द
disease cancer. So in that way we analyze the data of the medicine, and on that basis we perform all the procedures. सो ये जो होते हैं दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में दोनों के लिए जो है टूल्स प्रेजेंट हैं. सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे ये हो गया बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक एंड केमिस्ट्री. सो इन चारों का जो है इंटरलिंक जो होगा वो होगा हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स. इसी की वजह से इसको हम लोग जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड भी कहते हैं. नाउ गोइंग अहेड, सो नेसेसिटी ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स. सो हमारे लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्यों ज़रूरी है ये देखते हैं हम लोग. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ द नीड फॉर द बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैज़ अराइजन फ्रॉम द रिसेंट एक्सप्लोजन ऑफ द पब्लिकली अवेलेबल जीनोमिक इंफॉर्मेशन सच एज रिजल्टिंग फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो रिसेंट एक्सप्लोजन हुआ है, मतलब कि जो रिसेंट डेटा आया है अबाउट द जीनोमिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से डेटा आए हैं उनको अगर हमें एनालाइज, इवेलुएट एंड उस पर जो है अगर हमें काम करना है, उन डेटा के बारे में नई नई चीज़ों को और फाइंड आउट करना है. सो फॉर दिस the bioinformatics is really important, because if you are going to perform all these experiment into your wet lab, then it will be like taking more time as well as it will be more costly for you. So that's why bioinformatics in that case is really important. फिर उसके बाद gain a better understanding of the gene analysis, taxonomy and the evolution. सो अगर आपको अच्छे से समझना है कि जीन एनालिसिस कैसे करनी है, कैसे होता है, टैक्सोनॉमी का क्या है और इवोल्यूशन कैसे हुआ है, सो फॉर ऑल दिस पर्पसेस बायो इन्फॉर्मेटिक्स से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज इट विल गिव यू डेटा एज पर द इंफॉर्मेशन यू वांट. सो ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. थर्ड थिंग इज़ दैट टू वर्क एफिशिएंटली ऑन द रेशनल ड्रग डिज़ाइन एज वेल एज टू रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग मैन्युअली. सो ये क्या करता है, ये रेशनल ड्रग डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, एंड ये जो मैनुअली हम लोग जो ड्रग डिज़ाइन करते हैं उससे कम टाइम जो है लेता है किसी भी ड्रग को डिज़ाइन करने के लिए. फिर उसके बाद है गोल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स. सो गोल क्या होता है, हमें इसमें जो है टू अनकवर द वेल्थ ऑफ द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हिडन इन द मास ऑफ द सीक्वेंस स्ट्रक्चर लिटरेचर एंड द बायोलॉजिकल डेटा. सेकेंड वन, इट इज़ बीइंग यूज्ड नाउ एंड इन द फोर्सिएबल फ्यूचर इन द एरियाज ऑफ द मोलिकुलर मेडिसिन. It has environmental benefits in identifying the waste and the cleanup bacteria. In agriculture, it can be used to produce the high yield, low maintenance crop. सो इसका क्या गोल है, तो इसमें हमारी जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अनकवर करना, क्योंकि एज़ पर डेटा आज तक हम लोगों ने जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है डिस्कवर नहीं किया. ओनली 2 to 3% ऑफ डेटा वी है, बट हमें और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. फॉर दिस ये जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का गोल है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. एंड इसको जो है हम लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका इमर्जेंस काफ़ी हद तक बढ़ा है, एंड इसको हम लोग फ्यूचर में भी काफ़ी यूज़ करेंगे जब हमें मॉलिक्यूलर मेडिसिन के फील्ड में काम करना होगा, और करना पड़ता भी है. फिर इट हैज़ इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स इन आइडेंटिफाइंग वेस्ट एंड द क्लीन अप बैक्टीरिया. सो इन्वायरमेंट के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है. क्यों यूज़फुल है, क्योंकि हमारे लिए ये जो है आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है, कौन सी बैक्टीरिया इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन बाय द यूज़ ऑफ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स. फिर इसके बाद है इन एग्रीकल्चर इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द हाई यील्ड एंड लो मेंटेनेंस क्रॉप. और एग्रीकल्चर फील्ड में बात करें तो इसका यूज़ करके हम लोग जो है एक हाई प्रोडक्टिव क्रॉप को जो है ग्रो कर सकते हैं विथ लो मेंटेनेंस. सो इसमें क्या होता है, हम लोग ऐसे क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं जिसमें कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, नॉट इसमें. सो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग ऐसे क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, एंड जो ज़्यादा जो है एफिशिएंट होगा, और इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम होगी.
So this is the goal of the bioinformatics, and then moving ahead we are going to see the fields of the bioinformatics. So कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जो bioinformatics में आती हैं? तो पहला है मोलिकुलर मेडिसिन, जीन थेरेपी, फिर ड्रग डेवलपमेंट, माइक्रोबियल जीन एप्लीकेशन, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, forensic analysis of the microbe, biotechnology, evolutionary studies, bio weapon creation and the gene therapy. So all these fields जो हैं they are directly or indirectly related with the field of the bioinformatics. Now moving ahead, सो वेयर द बायोइन्फॉर्मेटिक्स हेल्प, सो हमारी हेल्प जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है ये हमारी हेल्प कहाँ कहाँ पर करता है? सो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट होते हैं वहाँ पर हेल्प करता है, जेनेटिक्स और जीनोम्स में जो जीनोमिक्स होता है उस फील्ड में हेल्प करता है, और जो बायोलॉजिकल डेटा को जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है, जीन और प्रोटीन के एक्सप्रेशन को एनालाइज करने में हेल्प करता है, फिर जो जीनोमिक डेटा होती हैं उनको कंपेयर करने में मदद करता है, फिर ये जो है हमें हेल्प करता है जो इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन है उसको समझने में, फिर इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल पाथवेज, जैसे कि कैप पाथवेज होता है एंड बहुत सारे पाथवेज होते हैं, सो उनको अंडरस्टैंड करने में जैसे कि टीसीए साइकिल हो गया और ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल हो गया, सो ऑल दिस साइकिल्स को अगर हमें समझना है, सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. फिर उसके बाद इन सिमुलेशन एंड दी मॉडलिंग ऑफ द डीएनए एंड द आरएनए एंड द प्रोटीन, सो अगर हमें डीएनए आरएनए और प्रोटीन की मॉडलिंग और मॉडलिंग करनी है, सो इसके लिए भी हम लोग जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं. सो एप्लीकेशन देखते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स. सो क्या होता है? स्ट्रक्चर एनालिसिस में होता है, सीक्वेंस एनालिसिस में एंड फंक्शन एनालिसिस में. सो अगर एज यू ऑल नो दैट जो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है ये होता है डीएनए टू एमआरएनए, डीएनए टू एमआरएनए एंड एमआरएनए टू द protein. This whole process is known as the central dogma of molecular biology. एंड यही अगर हम लोग सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स देखें तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है एंड जो सीक्वेंस होता है, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. इट मीन्स वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम इट्स सीक्वेंस एज वेल एज वी कैन गेट the sequence from its structure, and through structure we can find the function of any molecular compound, and through the function as well we can understand its structure, and with the function we can understand its sequence, and with sequence we can find its function. So it is the central dogma of the bioinformatics. This is really important and it can be asked in your one day examination like in gate examination, and you can mention it like note and then you can mention it in your examination so that you can score good marks. नाउ सो स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोग किस किस की स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं? सो न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करना है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्लासीफाई करना है और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है, देन वी कैन यूज़ दी बायोइन्फॉर्मेटिक्स. सीक्वेंस एनालिसिस में कौन कौन से सीक्वेंस की एनालिसिस करते हैं? सो जीनोम के कंपैरिजन हो गए, फाइलोजेनी हो गया, जीन एंड प्रोमोटर प्रिडिक्शन हो गया, सीक्वेंस डेटाबेस हो गया, सर्चिंग एंड सीक्वेंस अलाइनमेंट हो गया. फिर उसके बाद फंक्शन एनालिसिस में सो हम लोग जो है बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे को स्टडी कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग को पढ़ सकते हैं, प्रोटीन के इंटरेक्शन को पढ़ सकते हैं एंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है एंड इसका सीक्वेंस क्या है. ऑल दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द बायोइन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी. Now moving ahead with the limitation of the bioinformatics. So इसमें क्या है? So in many ways the role of bioinformatics in genomics and the molecular biology research can be linked to the role of the intelligence gathering battlefield. Intelligence is clearly very important in leading to victory in a battlefield. Fighting a battle without intelligence is inefficient and dangerous. So इंटेलिजेंस कहीं भी होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इफ़ यू वांट टू विन योर बैटल. सो इट्स जस्ट लाइक अ कॉन्सेप्ट, नॉट you will not be like you are not very much
please don't mention all this information while writing your answer, because this is not really in context with your answer, so you can skip it and write all these points. So however, superior information and the correct intelligence helps to identify the enemy's weakness. So all these things is being said in the context of the bioinformatics. So बायोइन्फॉर्मेटिक्स का आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो अपने आंसर में, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी जो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ होते हैं। लाइक ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब एक के होने से दूसरा कंप्लीट होगा, दूसरे के होने से पहला कंप्लीट होगा। सो ऐसी चीज़ है, बट दोनों चीज़ें जो हैं डिफरेंट हैं। फिर उसके बाद है हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रिडिक्शन जो होते हैं, ये फॉर्मली प्रूफ नहीं होते, क्योंकि आप कोई भी डेटा परफॉर्म कर रहे हो तो इसकी जो एफिकेसी होगी वो 97 टू मतलब 100% एफिकेसी आपको मिल नहीं सकती है। सो दैट्स वाई दिस पॉइंट हैज़ बीन रिटन हियर। नाउ इम्पैक्ट की बात करें, सो 1970s में देखें तो ब्रूक हैसन नेशनल लेबोरेटरी थी, इन्होंने जो है प्रोटीन डेटा बैंक को इस्टेब्लिश किया ताकि वो प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जो है अचीव कर पाए। फिर उसके बाद फर्स्ट सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिदम जो है नीडलमैन एंड वुंच ने डेवलप किया था 1970 में। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस प्रोडक्शन एल्गोरिदम वाज डेवलप्ड बाय दी चाओ एंड फैजमैन इन 1972। फिर उसके बाद 1980 में हमारा क्या है, जेनबैंक का डेवलपमेंट हुआ, और फर्स्ट डेटाबेस सर्चिंग एल्गोरिदम जैसे कि फास्टा का डिस्कवरी किसने किया था, विलियम पियर्सन ने, एंड ब्लास्ट को जो है स्टीफन आल्ट्शुल एंड को वर्कर, मतलब इनके सहपाठी ने मिल करके इस चीज़ को डिस्कवर किया था। सो ये जेनबैंक, फास्टा और जो क्या बोलते हैं, ये जो हमारा जेनबैंक, फास्टा और जो प्रोटीन सीक्वेंस प्रिडिक्शन एल्गोरिदम, ये सारी चीज़ें जो है 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन आई गिव माय एग्जामिनेशन, सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आस्क द क्वेश्चन लाइक फर्स्ट सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिदम नेम विद द साइंटिस्ट नेम। सो दिस all these pointers are really important for your 1 and 2 marker question, as well as you can mention in the long question if you are structuring your answer in a proper way, so that यू कुड स्कोर अ गुड मार्क्स। फिर उसके बाद डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है। सो डेटाबेस आप लोग कंप्यूटर में जानते ही होंगे, एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डेटाबेस भी जो होता है उसी प्रकार से होता है। सो डेटाबेस जो होता है ये एक कंप्यूटराइज्ड आर्चीव होता है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। और स्टोर और ऑर्गेनाइज हम लोग इस तरीके से करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को हम लोग जब चाहें तब जा कर के उस डेटा को रिट्रीव कर पाएँ। लाइक मैं मान लेती हूँ कि मैं अपने घर की अलमारी है, बहुत सारी अलमारी हैं, सो मैं क्या करूँगी, किसी 2 ब्लॉक में जा कर के मैं अपनी बुक्स को जो है रख दूँगी। सो मैं इस तरीके से उन बुक्स को रखूँगी ताकि मैं जब भी आऊँ मतलब मैं आऊँ और यहाँ पे अलमारी खोलूँ, तुरंत मैं इस अलमारी को खोलूँ और अपना जो भी मुझे बुक चाहिए यहाँ से निकाल लूँ। सो ऐसे ही होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डेटाबेस। आप डेटा को इस प्रकार से स्टोर और कलेक्ट करते हो सो दैट यू कैन रिट्रीव इट ईजिली। सो दिस इज़ डेटाबेस इन दी बायोइन्फॉर्मेटिक्स। फिर डेटाबेस में जो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है फॉर द डेटा मेथड। फिर चीफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस का। जो इनका चीफ ऑब्जेक्टिव होता है कि डेटा को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना सो दैट वेन एवर वी वॉन्ट दैट डेटा वी कैन रिट्रीव इट ईजली। So this is the primary objective for the creation of the database in the field of the bioinformatics। फिर उसके बाद सारे जो रिकॉर्ड होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टर्म में उसको हम लोग एंट्री कहते हैं, एंड इसको जो है हम लोग एक रिट्रीव कर सकते हैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डेटाबेस से। सो हम लोग जो है वैल्यू को ऐड करके उस डेटा को जो है रिट्रीव कर सकते हैं। लाइक वेन एवर यू सेव्ड एनी फाइल इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम, सो फाइल नेम से आप सेव करते हैं। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू सर्च दैट फाइल यू जस्ट टाइप द नेम ऑफ फाइल। लाइक आई हैव सेव्ड माई बायोइन्फॉर्मेटिक्स नोट्स इन माई कंप्यूटर सिस्टम। सो मैं क्या लिखूँगी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स नोट्स। सो नोट्स डालूंगी तो ये जो है हमारा यहाँ पे नोट्स जो है नोट्स वाली फाइल जो है खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स नोट्स का नाम डाली हूँ मैं, इसको वैल्यू कहते हैं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट रियली इम्पोर्टेंट।
एंड देन टाइप्स ऑफ द डेटाबेस। सो ओरिजिनली डेटाबेस जो होते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग में जो डेटाबेस यूज़ होता था वो फ्लैट फाइल टाइप का होता था, मतलब फ्लैट फाइल फॉर्मेट का डेटाबेस होता था। डिलिमिटर क्या होते हैं? सो विच इज़ अ लॉन्ग एज फाइल दैट कंटेन्स मेनी एंट्रीज। सो एक लॉन्ग एज फाइल जिसमें बहुत सारी जो है एंट्रीज होती हैं, एंड एंट्रीज को सेपरेट करने के लिए हम लोग जो है एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्टिकल बार। सो मान लेते हैं हमारा मतलब कोई भी फाइल है, उसमें जो है लॉन्ग वो है, मतलब कि लॉन्ग एज फाइल है जिसमें बहुत सारी एंट्रीज़ हैं। सो एंट्रीज़ को सेपरेट करने के लिए हम लोग जो है बार, वर्टिकल बार का यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे हो गया मतलब मान लेती हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिर मैथ्स के नोट्स, फिर फिज़िक्स के नोट्स। तो इन तीनों को सेपरेट करने के लिए मैं बार का यूज़ करूँगी, इसी को हम लोग जो है डिलिमिटर कहते हैं। और दिस इज़ manageable for a small database, but as database size increases or database becomes more complex, this database style is inefficient. So ये जो है ज़्यादा हद तक काम नहीं करती है, मतलब अगर छोटी फाइल है उसके लिए ठीक है, अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल है उसके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। नाउ DBMS कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इसको दो तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटर जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये SQL यूज़ करता है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये C++ यूज़ करता है। सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल टेबल इन अ फ्लैट फाइल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस यूजेस अ सेट ऑफ टेबल्स टू ऑर्गेनाइज द डेटा। सो ओरिजिनली हम लोग फ्लैट फाइल फॉर्मेट यूज़ करते थे जिसमें हम लोग सिर्फ एक टेबल का यूज़ करते थे, लेकिन जो रिलेशनल डेटाबेस है इसमें हम लोग जो है मल्टीपल टेबल का जो है यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग डेटा को जो है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकें एंड उसको प्रॉपरली हम लोग जो है स्टोर कर सकें। फिर ईच टेबल इज़ कॉल्ड द रिलेशन एंड इज ईच टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिलेशन एंड इज़ मेड ऑफ द रोज एंड द कॉलम। सो एज यू ऑल नो दैट जो हमारा टेबल होता है वो रोज एंड कॉलम से मिल करके बना होता है, एंड इसमें जो हर एक टेबल होता है उसको रिलेशन कहते हैं, लाइक वन टेबल इज़ इन रिलेशन विद द अनदर टेबल। फिर उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग अ स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। सो अगर आपको रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स को जो है क्रिएट करना है, सो फॉर दिस यू कैन यूज़ द स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज, इसको हम लोग SQL कहते हैं। इसका यूज़ करके हम लोग जो है रिलेशनल डेटाबेस जो है डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद है फ्लैट फाइल फॉर्मेट। सो इसमें क्या होता है, एक सिंगल टेबल का यूज़ करते हैं। सो इसमें क्या होता है, डेटाबेस जो होता है एक फ़ाइल में स्टोर्ड होता है जिसको हम लोग फ्लैट फाइल कहते हैं, और यूनिफॉर्म फॉर्मेट को ये फॉलो करता है। यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर, इंडेक्सिंग या फिर कोई भी रिलेशनशिप बिटवीन द रिकॉर्ड्स जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमें रिलेशनल डेटाबेस में देखने को मिलती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, एज वेल एज इसमें जो है प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है एंड बाइनरी फाइल होती है। एक प्लेन टेक्स्ट फाइल या फिर बाइनरी फाइल होती है, जैसे कि हमारा ये है, इसको एक टेबल में हम लोग जो है ऑर्गेनाइज करके अपना रख सकते हैं। दिस इज़ द फ्लैट फाइल फॉर्मेट। अब है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम विद द रिलेशनल डेटाबेस इज दैट द टेबल्स यूज डू नॉट डिस्क्राइब्स कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा आइटम। सो फ्लैट फाइल का जो प्रॉब्लम था कि सारे जो डेटा उनके बीच में रिलेशनशिप्स कैसे हैं एंड हाउ दे आर रियली कनेक्टेड विथ ईच अदर। सो इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किए। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होने के बाद भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत सारे जो डेटा आइटम्स हैं उनके बीच में जो हायरार्किकल रिलेशनशिप है उसको ये नहीं बता पाता है। दैट्स वाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का यूज़ करते हैं हम लोग टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ नॉट डिस्क्राइबिंग द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा आइटम्स बाय द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये क्या करता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस
जो सिस्टम होता है ये ओवरकम करता है प्रॉब्लम ऑफ द ऑब्जेक्ट डेटाबेस हैव बीन डेवलप दैट स्टोर्स डेटा एज द ऑब्जेक्ट। सो ये क्या करता है, डेटा को एज ऑब्जेक्ट जो है स्टोर कर लेता है। एंड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि C++ जो है, इसका यूज़ करके हम लोग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। सो रिलेशनल डेटाबेस के लिए हम लोग जो है SQL का यूज़ कर रहे थे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो है उसके लिए हम लोग कौन से यूज़ कर रहे हैं, C++ को जो है यूज़ कर रहे हैं, सो दैट वी कैन क्रिएट सच डेटाबेसेस। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल डेटाबेस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज दिस हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन, लाइक एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल डेटाबेस एज वेल एज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द बायोलॉजिकल डेटाबेस एंड गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ईच बायोलॉजिकल डेटाबेस। सो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। सो देखते हैं कि बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या होते हैं। सो करेंट जो बायोलॉजिकल डेटाबेस है वो जो है थ्री टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लैट फाइल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। सो ये सारी मतलब ये डेटाबेस के बारे में तो मैंने पहले ही बता रखा है। अब देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल डेटाबेस है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सो जो बायोलॉजिकल डेटाबेस होता है इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सो प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंडरी डेटाबेस एंड द स्पेशलाइज्ड डेटाबेस। सो जो हमारा मतलब जो बायोलॉजिकल डेटाबेस होता है ये होता है प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंडरी डेटाबेस एंड द स्पेशलाइज्ड डेटाबेस। सो प्राइमरी डेटाबेस क्या होता है, ये एक ओरिजिनल डेटाबेस होता है। इसमें मतलब कि कोई भी जो साइंटिस्ट है या फिर कोई भी पर्सन जो ऑथर है वो काम करता है, वो अपने ओरिजिनल डेटा को ले जा करके जब स्टोर करता है एंड पब्लिश करता है, कोई साइंटिफिक कम्युनिटी जो है अपने डेटा को जो है सबमिट करती है, रॉ सीक्वेंस को सबमिट करती है किसी भी डेटाबेस प्लेटफॉर्म पे, तो उसको जो है हम लोग प्राइमरी डेटाबेस कहते हैं। प्राइमरी डेटाबेस का एग्जांपल है जेनबैंक एंड प्रोटीन डेटा बैंक एंड PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। सो ये सब जो है ये तीनों एग्जाम्पल हैं प्राइमरी डेटाबेस के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। फिर उसके बाद सेकेंडरी डेटाबेस, तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी डेटाबेस होते हैं उसमें कुछ चेंजेस करके हम लोग जो है यहाँ पे डेटा को सबमिट करते हैं, लाइक कंप्यूटेशनली प्रोसेस्ड एंड मैन्युअली क्यूरेटेड इंफॉर्मेटिक्स बेस्ड ऑन द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइमरी डेटाबेस। सो इसका एग्जांपल जो है स्विस प्रोट होता है। फिर स्पेशलाइज्ड डेटाबेस, सो ये वो होते हैं जो कि पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि HIV सीक्वेंस डेटाबेस। सो HIV से रिलेटेड जो भी डेटाबेस प्रिपेयर करा जाएगा किसी भी ऑथर के द्वारा, तो उसको जो है हम लोग HIV सीक्वेंस डेटाबेस बोलेंगे। एंड फ्लाई बेस, सो HIV से रिलेटेड कोई भी डेटा या फिर कोई भी रिकॉर्ड ट्रैक किया जाता है किसी भी ऑथर के द्वारा, देन दे कैन सबमिट दियर रिकॉर्ड डायरेक्टली इनटू द HIV सीक्वेंस डेटाबेस। एंड देन फ्लाई बेस है हमारा, ये भी जो है एक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस होता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सो ये आप देख लेना, बायोलॉजिकल डेटाबेस जो होता है स्ट्रक्चर, सीक्वेंस एंड दी अदर्स में डिवाइड हो। स्ट्रक्चर बेस्ड में बात करें तो PDB होता है, SCOP CATH होता है। एंड अगर इस सीक्वेंस में बात करें तो प्रोटीन सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड में जेनबैंक, DDBJ, EMBL एंड प्रोटीन में स्विस प्रोट, PIR, ट्रेम्बल, फिर उसके बाद PFAM एंड प्रोसाइट होता है। एंड अदर में रैली बेस एंड दी रीबेस। सो ये टेबल भी इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आपको बायोलॉजिकल डेटाबेस जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के फॉर्म में याद है, सो दैट इज़ मोर बेटर देन रिमेंबरिंग दिस टेबल। नाउ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डेटाबेस। सो DNA डेटाबेस देखते हैं क्या होता है। सो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डेटाबेस में हमारा DNA डेटाबेस आता है, इसमें प्राइमरी डेटाबेस क्या होता है। सो इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसमें जो है ये सारे डेटाबेस प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर 3 मेजर साइट्स फॉर फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन। सो 3 मेजर साइट्स होती हैं जहाँ से हम लोग जो है इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है, देन यू कैन गेट इंफॉर्मेशन थ्रू दीज 3 मेजर साइट्स। तो पहला है हमारा DNA डेटा बैंक ऑफ द जापान।
सो DDBJ, सो जिसको डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान बोलते हैं, सो ये जो है इसको कौन बनाया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स NIG ने बनाया था। फिर दूसरा जो है हमारा EMBL, जिसको यूरोपियन मोलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी कहते हैं, इसको यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट ने जो है बनाया था। फिर थर्ड है हमारा जेन बैंक, जिसको जो है नेशनल सेंटर फॉर दी बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो इन तीनों जगह पे अगर आपको न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, देन यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम दीज 3 साइट्स। सो ये तीनों साइट्स के बारे में नाम प्लस इनके फुल फॉर्म प्लस ये इनको कौन बनाया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। फिर इसके बाद है द डेटाबेस EMBL, जेन बैंक एंड दी DDBJ आर द 3 प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। तो ये तीनों जो है जो EMBL, जेन बैंक एंड DDBJ, ये 3 प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस हैं। इनमें क्या होता है कि जो सीक्वेंस होता है वो डायरेक्टली साइंटिस्ट के द्वारा जो है सबमिट होता है, एंड जो सीक्वेंस होता है वो किसी लिटरेचर या फिर पेटेंट से लिया हुआ होता है। सो एंट्रीज इन द EMBL, जेन बैंक एंड DDBJ डेटाबेस आर सिंक्रोनाइज्ड ऑन अ डेली बेसिस, मतलब कि इनमें जो डेटा सबमिट किया जाता है उसको डेली बेसिस पर चेक किया जाता है एंड अपडेट किया जाता है। एंड एक्सटेंशन नंबर आर मैनेज्ड इन अ कंसिस्टेंट मैनर बिटवीन दीज 3 सेंटर्स। सो इनमें जो डेटा का मैनेजमेंट होता है वो डेली बेसिस पर होता है, डेटा का अपडेशन भी डेली बेसिस पर होता है। सो देयर आर नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ दीज डेटाबेस, हाउएवर दीज आर पेटेंटेड सीक्वेंस इन द डेटाबेस। सो अगर इनका आप डेटा यूज़ करते हो फॉर द स्टडी पर्पज, सो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन यूज़ ऑल द डेटा। बट ये जो होते हैं पेटेंटेड होते हैं, सो इफ़ यू आर लाइक यू वांट टू copy that sequence, so that would not be allowed. Like if you want to do research and doing something, then you can get idea from that database, but if you are copying the same material and publishing it again and want to get a patent of your work, so that is not possible. You have to just get idea and then you have to do your own work. फिर इसके बाद है हमारा जेन बैंक। सो इसको जो है नेशनल क्या बोलते हैं इसको, हम लोग नेशनल सेंटर फॉर दी बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के द्वारा बनाया गया था। इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1979 में, और ये बन के तैयार होता है 4 नवंबर 1988 को। फिर ये जो होता है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग रिपोजिटरीज इज़ ऑफ नोन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सो जितने भी ज़्यादा नोन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं उनकी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिपोजिटरीज होती है, मतलब उनका कलेक्शन होता है। फिर उसके बाद फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर जो होता है इसमें डेटा, ये इसके पास जो होता है फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर होता है, एंड ये जो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टेक्स्ट फाइल होती है, विच इज़ रीडेबल बाय बोथ ह्यूमन एंड द कंप्यूटर। सो ये जो होता है एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टेक्स्ट फाइल होता है, जिसको ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों ही पढ़ सकते हैं। बिसाइड द सीक्वेंस डेटा, जेन बैंक फाइल कंटेन द इंफॉर्मेशन। सीक्वेंस डेटा के अलावा भी इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि एक्सेशन नंबर क्या है, जीन नेम क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, रेफरेंस एंड रेफरेंस टू पब्लिश्ड लिटरेचर। फिर उसके बाद जो डेटाबेस होता है NCBI के पास, उसको कौन मैनेज करता है, या फिर जो डेटाबेस डेवलप होता है और जो मेंटेन होता है वो NCBI के पास ही होता है। सो फॉर मोस्ट सीक्वेंस सर्चेज, ज़्यादातर सीक्वेंस सर्चेज के लिए जो जेन बैंक होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। एंड आप ये सारे मतलब पॉइंट्स हैं पढ़ लेना। टर्मिनेशन जेन बैंक का जो है डबल/ से होता है, एंड ये सारी चीज़ें हैं। आई विल गिव यू द नोट्स PDF सो दैट यू कैन गो थ्रू ऑल द पॉइंट, एंड देन इसके अगर बात करें जो ये 3 इसके जो है डेटाबेसेस होते हैं NCBI में, कोर न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड द जीनोम सर्वे सीक्वेंस। फिर EMBL होता है हमारा यूरोपियन मोलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, इसको जो है 1980 में इस्टेब्लिश करा गया था यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये भी जो होता है DNA एंड RNA सीक्वेंस को जो है कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस होता है DNA RNA का।
एंड इस ये भी प्राइमरी डेटाबेस ही होता है। सो इसको जो है हम लोग प्रिपेयर करते हैं विद कोलैबोरेशन विद जेनबैंक, जो कि यूएसए ने बनाया था, एंड डीडीबीजे, जिसको जापान ने बनाया था। फिर ये तो हो ही गया, आई हैव एक्सप्लेन यू अर्लियर। एंड देन ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इन तीनों के बीच में डेटा जो है रोज़ क्रॉस वेरीफाई होता है, एंड दोनों का डेटा मतलब जो है अपडेशन डेली बेसिस पर होता है। जब जेन बैंक है तो ईएमबीएल को क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसका यूज़ करना तब बेटर होता है जब आपको जो है किसी भी डेटा के बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। लाइक कोई भी चीज़ के बारे में अगर आपको लिमिटेड डेटा चाहिए, एंड अगर आपको जीन को आइडेंटिफाई करना है, इस केस में आप जो है ईएमबीएल का यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम पर ये ज़्यादा अच्छा होता है यूज़ करने के लिए। फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। डीडीबीजे आप देख लेना, इसको जापान ने बनाया था, ये भी प्राइमरी डेटाबेस है, एंड इसको जो है 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश करा गया था। फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस की बात करें तो इसमें हमारा जो है ब्लास्ट डेटाबेस ईएसटी एंड डेटाबेस एसटीएस आता है। बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, दैट इज ब्लास्ट, एंड डेटाबेस ऑफ एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड डेटाबेस ऑफ सीक्वेंस टैग्ड साइट्स। ये सब जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस होते हैं। नाउ अब है हमारा प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस जो है प्राइमरली इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं सीक्वेंस डेटाबेस, 2D जेल डेटाबेस, 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस, केमिस्ट्री डेटाबेस, एंजाइम एंड पाथवे डेटाबेस फैमिली, एंड द डोमेन डेटाबेस, जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस, जीनोम एंड द अनोटेशन डेटाबेस, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डेटाबेस, फाइलोजीनोमिक डेटाबेस, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डेटाबेस, जीनोमिक डेटाबेस एंड दी अदर्स। इसमें जो है हम लोग प्रोटीन बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस को क्लासीफाई करते हैं। एंड देन हमारा सारे प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में जो यूनिप्रोट होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस होता है। ये जो है ज़्यादा कॉनोटेशन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर कंपेयर करें सारे प्रोटीन सीक्वेंस डेटा में, सबसे ज़्यादा एनोटेशंस कौन प्रोवाइड करता है? यूनिप्रोट। सबसे ज़्यादा इसको हम लोग यूज़ करते हैं। एंड ये जो रिडंडेंसी होता है, मतलब जो डुप्लीकेसी होता है, एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करना, इसको जो है ये प्रिवेंट करता है। दैट्स वाई यूनिप्रोट इज़ अ यूनिक डेटाबेस विच इज़ यूज्ड मोस्ट वाइडली। यूनिप्रोट जो होता है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा इसमें जो होता है प्रोटीन नॉलेज बेस इंक्लूडिंग स्विस प्रोट। स्विस प्रोट प्लस यूनिरेफ प्लस यूनिपाक जो है, इन तीनों को मिला करके जो है हम लोग यूनिप्रोट कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटीन नॉलेज बेस इंक्लूडिंग स्विस प्रोट, मैन्युअली अनोटेड एंड रिव्यूड एंड TREMBL ऑटोमेटिकली अनोटेड। प्रोटीन नॉलेज बेस जो होता है, इसमें स्विस प्रोट होता है जिसमें डेटा को मैनुअली एनोटेट करा जाता है, एंड TREMBL जिसमें कि डेटाबेस अपने आप जो है अनोट हो जाता है। यूनिरेफ होता है, ये क्या करता है, फास्ट सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च परफॉर्म करता है। एंड यूनिपाक जो होता है, ये क्या करता है, ये सीक्वेंस आर्किव्स फॉर कीपिंग द ट्रैक ऑफ द सीक्वेंस एंड दियर आइडेंटिफायर। इट हेल्प्स इन कीपिंग द ट्रैक ऑफ द सीक्वेंस एज वेल एज दियर आइडेंटिफायर्स। नाउ रेफ सीक्वेंस डेटाबेस, NCBI का जो रेफरेंस सीक्वेंस डेटाबेस होता है, इसको हम लोग जो है NCBI रेफ सीक्वेंस डेटाबेस कहते हैं। ये जो है हमें क्यूरेटेड एंड नो रिडंडेंट सीक्वेंस ऑफ द जीनोमिक रीजन, ट्रांसक्रिप्ट एंड द प्रोटीन फॉर द taxonomically diverse organism including the archaebacteria, यूकैरियोट्स एंड द वायरसेस, इनके बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है। एंड रिडंडेंसी को ये जो है प्रिवेंट करता है, एज वेल एज इट प्रोवाइड अ क्यूरेटेड डेटा। फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, PDB होता है हमारा। PDB जो होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, एंड इसको जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, नॉट ओनली डिफाइन दियर बायोलॉजिकल, ये प्रोटीन के सिर्फ
3D जो स्ट्रक्चर होता है सिर्फ उसके फंक्शन ही नहीं, उसके की रीजनल ड्रग डिज़ाइन को भी जो है ये उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। जो वर्ल्ड वाइड पीडीबी है इसको जो है 2003 में जो है इस्टेब्लिश करा गया था। फिर इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द फ्लैट फाइल। रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पर भी जो है फ्लैट फाइल जो है यूज़ हो रही है। सो डिफरेंट इन 3 फॉर्मेट, पहला है पीडीबी फॉर्मेट, फिर एमएमसीआईएफ फॉर्मेट एंड प्रोटीन डेटा मार्कअप लैंग्वेज। इन तीनों फॉर्मेट में जो है पीडीबी की जो फ्लैट फाइल डेटाबेस होती है वो यूज़ होती है। फिर प्रोटीन फैमिली डेटाबेस। प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस, इवोल्यूशनरी, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल रिलेशनशिप। फिर प्रोटीन इन कंटेक्स्ट ऑफ इट्स फैमिली, दिस मच मोर इंफॉर्मेशन इनटू अ सिंगल प्रोटीन इटसेल्फ। अगर हम लोग फैमिली के केस में बात करें, इन केस ऑफ प्रोटीन फैमिली इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। एक सिंगल प्रोटीन में ही हमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। रिड्यूसेस द कंसल्ट अक्रॉस द फैमिली ऑफन इंडिकेट द स्पेशल फंक्शनल रोल। फिर इसके 2 एग्जाम्पल हैं। अगर आपको प्रोटीन फैमिली डेटाबेस का एग्जाम्पल देखना है तो SCOP एंड CATH, एज वेल एज यू कैन मेंशन दी PFAM एंड दी प्रोसाइड। SCOP का फुल फॉर्म जो होता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, एंड CATH का होता है क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी होमोलॉगी, एंड PFAM को प्रोटीन फैमिली कहते हैं, एंड प्रोसाइड होता है हमारा। प्रोसाइट जो होता है ये एक प्रोग्राम या फिर टूल होता है जिसमें जो है डॉक्यूमेंटेशन होता है, एंड ये प्रोटीन को जो होता है प्रोटीन के डोमेन्स एंड उसकी फैमिली एंड उसके जो एक्टिव रीजन्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ये हो गया हमारा PFAM, एंड ये हो गया प्रोसाइट। ये भी जो होता है डेटाबेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोटीन डोमेन फैमिली एंड द फंक्शनल साइट। प्रोटीन के डोमेन फैमिली एंड फंक्शनल साइट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है प्रोसाइट डेटाबेस। स्पेशलाइज्ड डेटाबेस में मैंने बताया ही था फ्लाई बेस एंड दी वॉर्म बेस एज वेल एज दी HIV डेटाबेस सिस्टम। ये जो होता है किसी पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट पर जो डेटाबेस तैयार किया जाता है उसको कहते हैं। एग्जाम्पल में आप HIV डेटाबेस बोल सकते हो। फिर उसके बाद आप जो है फ्लाई बेस्ड डेटाबेस, वॉर्म बेस्ड डेटाबेस, इन सब का एग्जांपल्स जो है इंक्लूड कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग डेटाबेस सबमिशन की बात करें एंड डेटा रिट्रीवल सिस्टम की बात करें, रिट्रीवल के लिए, सबमिशन एंड डेटा रिट्रीवल के लिए हम लोग 3 टूल यूज़ करते हैं। इंट्रेस जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टूल है जो कि NCBI से रिलेटेड है। SRS जो है ये EMBL से रिलेटेड है, एंड जो गेट्स है एंड और नॉट जो कि लॉजिक गेट होते हैं इनका यूज़ करते हैं हम लोग। ज़्यादातर जो हमारा डेटा का रिट्रीवल होता है वो इंट्रेस के थ्रू होता है, एंड फिर SRS भी ज़्यादा हद तक यूज़ किया जाता है, एंड लॉजिक गेट का भी यूज़ करते हैं हम लोग। देखते हैं NCBI जो है यहाँ पे डेवलप की करती है एंड मेंटेन करती है इंट्रेस को। इसमें क्या होता है कि ये हमें जो है सर्चेज को अलाउ करता है जिसकी वजह से हम लोग अपने स्टोर्ड डेटाबेस को जो है रिट्रीव कर सकते हैं एंड उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका की फीचर क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको इंटीग्रेट करने का काम करता है, which comes in cross referencing between the NCBI database based on the pre-existing। इसका जो integration of the database, like integration of the information inside the database is the key feature of the इंट्रेज। ये इंट्रेज हो गया। फिर सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम हो गया जिसको हम लोग SRS कहते हैं। इसको जो यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इस्टेब्लिश करा गया है, एंड ये जो है इंटीग्रेटेड एज इंट्रीज बट अलाउड द यूज़र टू क्वेरी द मल्टीपल डेटाबेस साइमल्टेनियसली। इंट्रेस से ज़्यादा, मतलब इंट्रेस को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट SRS को भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, दोनों एक जैसे ही होते हैं, बट जो SRS जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल क्वेरी जो है रेज किया जा सकता है एक ही टाइम पर। दैट्स वाई सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम इज़ मोर लाइक मोर यूज़फुल, बट इंट्रेस इज़ बीइंग यूज्ड मोस्ट वाइडली। फिर उसके बाद है हमारा कि
बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। सो फाइल फॉर्मेट में हमारा ज़ेनबैंक आ सकता है, जिसको एनसीबीआई ने डेवलप किया है। सो दिस इज़ द फाइल फॉर्मेट फॉर द ज़ेनबैंक। सो इसमें सबसे पहले लोकस होता है एंड देन डेफिनेशन, एक्सेशन, फिर देन वर्जन होता है, डेटाबेस, सोर्स, कीवर्ड, सोर्स, ऑर्गेनिज्म, रेफरेंस, ऑथर, टाइटल, जर्नल, मेडलाइन, पबमेड, रिमार्क, कमेंट एंड देन फीचर में हमारा जीन एंड प्रोटीन सीक्वेंस आ जाता है एंड सीक्वेंस में हमारा ओरिजिन एंड एंडिंग बाय डबल स्लैश साइन। सो दिस इज द ज़ेनबैंक फाइल फॉर्मेट। मूविंग अहेड, सो please go through all these points. This is like subjective one, you can read it by your self. एंड देन फास्टा फाइल फॉर्मेट। सो फास्टा जो होता है, फास्टा फाइल फॉर्मेट, इसे स्टार्ट विद द राइट एंगल ब्रैकेट से ये जो है स्टार्ट होता है एंड इसको जो है इससे स्टार्ट होता है एंड देन सीक्वेंस नेम होता है, फिर मतलब कि राइट एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है एंड देन यहाँ पर सीक्वेंस नेम जो है मेंशन्ड होता है। इस प्रकार से जो है फास्टा फाइल फॉर्मेट अरेंज होता है। फिर प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, तो इसका क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले राइट एंगल ब्रैकेट होता है एंड देन हमारा पैराग्राफ 1 एंड देन सीक्वेंस एम्पलीफिकेशन कोड होता है एंड देन सीक्वेंस एंड देन एस्ट्रिक मार्क से इसको जो है एंड करा जाता है। फिर जीसीजी एमसीजी फाइल फॉर्मेट होता है। सो ये सारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, सो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स। फिर ईएमबीएल का होता है, यहाँ पर सबसे पहले आईडी लिखते हैं, फिर एक्सेशन नंबर होता है, फिर पीआई नंबर होता है, फिर एक सीक्वेंस होता है एंड देन हम लोग जो है 2 स्लैसेस से एंड करते हैं इसको भी। सो आइडेंटिकल सीक्वेंस, जो 2 सीक्वेंस होंगे उनका, सो अनदर रिलेटेड टर्म फॉर द सीक्वेंस कंपैरिजन इज द सीक्वेंस आइडेंटिटी। सीक्वेंस सिमिलैरिटी एंड सीक्वेंस आइडेंटिटी, ये दोनों जो है सिनोनिमस हैं फॉर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। प्रोटीन सीक्वेंस के लिए ये दोनों जो है डिफरेंट होते हैं, सीक्वेंस आइडेंटिटी एंड द सीक्वेंस सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी refers to the percentage of the aligned residues that have similar physiochemical characteristics and can be more readily substituted for each other. सो सिमिलैरिटी का अगर बात करें हम लोग तो इसका फॉर्मूला होता है एल एस इंटू 2 अपॉन एल ए प्लस एल बी इंटू 100। सो सीक्वेंस आइडेंटिटी की बात करें, सो लेट्स से यहाँ पर हमारा जो है ए टी जी सी और यहाँ पर है हमारा ए टी लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सो ATGC है हमारा एंड यहाँ पे मान लेती हूँ AACG है। सो यहाँ पे अगर सीक्वेंस आइडेंटिटी की को कैलकुलेट करना है, सो सीक्वेंस आइडेंटिटी मतलब कि दोनों सेम होने चाहिए। तो AA हो गया, लेट्स से ये भी है हमारा, सो 2 हो गया। सो 2 आउट ऑफ 4 इज सीक्वेंस आइडेंटिटी। तो अगर इसको निकालना है 2/4 इंटू 100 दैट विल कम आउट एज 50% जो इसकी सीक्वेंस आइडेंटिटी। एंड सिमिलैरिटी की बात करें तो मान लेते हैं ATGC है, यहाँ पे AACG कर देती हूँ। सो C का G जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है, C का G कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंड थाइमिन जो है एडनिन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो 3 की यहाँ पे सिमिलैरिटी है, तो 3/4 इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से हमारा जो है 75% जो है सीक्वेंस सिमिलैरिटी हो जाएगी। एंड सीक्वेंस सिमिलैरिटी हमेशा जो होती है सीक्वेंस आइडेंटिटी से ज़्यादा होती है इसकी वैल्यू। सो रिमेंबर दिस पॉइंट एंड देन हमारा बेसिक्स ऑफ द सीक्वेंस अलाइनमेंट। सो सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है? सो अगर हमें प्रोटीन या फिर जीन में रिलेटेडनेस को फाइंड करना है कि उनके पास कॉमन एंसेस्टर से वो बिलोंग करते हैं कि अनकॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है सीक्वेंस अलाइनमेंट परफॉर्म करते हैं। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर and can also reveal the part of the sequence which is crucial for the functioning of the gene or the protein. So ये ऐसे भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, रिवील कर सकता है जो कि जीन और प्रोटीन के फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर सीक्वेंस अलाइनमेंट के जो टूल्स होते हैं या फिर मेथड जो यूज़ किए जाते हैं, सो नॉट टूल बट मेथड। सो मेथड जो होते हैं यहाँ पे हमें ग्लोबल
अलाइनमेंट मेथड होता है, लोकल अलाइनमेंट मेथड होता है एंड दी ऑप्टिमल अलाइनमेंट मेथड होता है। सो अगर ग्लोबल अलाइनमेंट मेथड की बात करें, सो ये अलाइनमेंट मेथड क्या करता है, दैट एज्यूम्स दैट द टू सीक्वेंस आर बेसिकली सिमिलर ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ वन अनदर। सो इसमें क्या माना जाता है कि जो दो सीक्वेंस हैं ये एक दूसरे के सिमिलर हैं फ्रॉम स्टार्ट टू दी एंड। सो इसको जो है हम लोग ग्लोबल अलाइनमेंट कहते हैं। एंड लोकल अलाइनमेंट क्या होता है, एन अलाइनमेंट दैट सर्चेज फॉर द सीक्वेंस। सो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा सीक्वेंस जो है इन दोनों स्टैंड का जो है सिमिलर है। सो ये जो है ग्लोबल अलाइनमेंट हो गया। लोकल अलाइनमेंट फाइंड करने की कोशिश करता है कि कहाँ कहाँ पे किसी भी स्टैंड में जो सीक्वेंस है एक दूसरे से सिमिलर है। सो उन लोकल रीजन को फाइंड करने की कोशिश करता है। सो इसको जो है हम लोग लोकल अलाइनमेंट कहते हैं। सो लेट्स सी, एन अलाइनमेंट दैट सर्चेस फॉर द सेगमेंट्स ऑफ द टू सीक्वेंसेस दैट मैचेस वेल। सो ऐसे सीगमेंट्स को फाइंड करने की कोशिश करता है जो कि एक दूसरे के लिए एक एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। सो ये हो गया हमारा ग्लोबल, लोकल एंड देन ऑप्टिमल अलाइनमेंट। सो ये जो होता है, इट इज़ बेस्ट गिवन अ डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स एंड द प्रोमोटर वैल्यूज़ फॉर कंपेयरिंग द डिफरेंट अलाइनमेंट्स। सो बहुत सारे अलाइनमेंट्स को जो है कंपेयर करने के लिए हम लोग जो है वी यूज़ द ऑप्टिमल अलाइनमेंट। सो हम लोग सीक्वेंस को अलाइन क्यों करते हैं, सो दैट हमें बहुत सारे करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू मैच मिल जाएँ, इसके लिए करते हैं। स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी बिटवीन टू सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए भी करते हैं। एंड होमोलॉगी को फाइंड करने के लिए कि उनके मतलब दो सीक्वेंस हैं, उनके कॉमन एंसेस्टर से हैं या फिर अनकॉमन एंसेस्टर हैं, सिमिलैरिटी को फाइंड करने के लिए। फिर डेटाबेस फॉर द ऑर्थोलॉग्स जीन। सो ऑर्थोलॉग्स जीन के लिए जो डेटाबेस यूज़ होते हैं, ओनोलॉग्स होता है, ओएमए होता है, ऑर्थो इंस्पेक्टर होता है, ऑर्थोलॉग आईडी होता है, ऑर्थो मैम होता है मैमल्स के लिए। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मूविंग अहेड, सो यहाँ पे हमारा कुछ मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर इज़ completed नाउ, बट देयर आर फ्यू टर्म्स विच आर इम्पॉर्टेंट। सो गैप्स क्या होते हैं एंड इंसर्शन क्या होता है, फिर गैप पेनाल्टी क्या होती है। सो गैप क्या होता है, it is in an alignment one may achieve much better correspondence between two sequence if one allows gap to be introduced in one sequence. So if you want to get a better correspondence between two sequence, then you must allow a गैप बिटवीन द सीक्वेंस। सो इसके लिए हम लोग जो है गैप का इंसर्शन करते हैं फॉर द बेटर करस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू सीक्वेंसेज। और इक्विवेलेंटली वन कुड अलाउ एन इंसर्शन इन द अदर सीक्वेंस बायोलॉजिकली दिस करस्पॉन्ड टू अ म्यूटेशन इफेक्ट। सो इसकी वजह से क्या होगा, म्यूटेशन इफेक्ट। अगर आप जो है सीक्वेंस में गैप क्रिएट करते हो, इसकी वजह से म्यूटेशन इफेक्ट हो सकता है। एंड म्यूटेशन जो होता है हार्मफुल भी हो सकता है एंड यूजफुल भी हो सकता है। गैप पेनाल्टी क्या है, सो इट इज़ यूज टू हेल्प और टू डिसाइड वीदर और नॉट टू एक्सेप्ट। सो ये हमें हेल्प करता है कि हमें गैप को एक्सेप्ट करना है या इंसर्शन इन एन अलाइनमेंट व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू अचीव अ गुड अलाइनमेंट। सो ये हमें हेल्प करता है कि गैप को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, या फिर गैप को ऐसी जगह पे इंसर्ट करें ताकि हमें जो है उससे गुड रिजल्ट या फिर गुड अलाइनमेंट रिजल्ट देखने को मिले। सो ये होता है गैप पेनाल्टी। एंड यहाँ पर जनरली न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। सो गैप पेनाल्टी मान लेते हैं -1 है, मैच स्कोर +1 है एंड मिस मैच स्कोर 0 है। सो ये सीक्वेंस दिया हुआ है। सो जहाँ जहाँ पे मैच करेगा वहाँ पे प्लस कर देंगे एंड जहाँ पे मिस मैच करेगा वहाँ पे 0। एंड अगर गैप है तो वहाँ पे -1 हो जाएगा। सो यहाँ पे गैप देखें तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 गैप है, 7 इंटू -1, सो -7 हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो है मैच स्कोर कहाँ कहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 9 जो है हमारा मैच स्कोर है। सो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। एंड हमारा यहाँ पर मिसमैच कोई भी नहीं है, तो ये जो है हमारा 0 रहेगा। सो इन सबको जोड़ेंगे तो 9 + -7 इट विल कम आउट एज 2। सो ये जो है हमारी स्कोर वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई।
सो ऐसे ही आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स जो होता है ये दो रेसिड्यूज टाइप को जो है डिनोट करता है, हु वुड म्यूटेट टू ईच अदर इन अ इवोल्यूशनरी टाइम। सो substitution matrix helps in describing the two residues type would mutate to each other in the evolutionary time.